इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद। और बजट जैसे कि पेश हो चुका है, बजट पर बहस जारी है। और फिर इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि हुकूमत के जो इत्तेहादी हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, उनको भी बजट के ऊपर शदीद तहफ्फुज़ात हैं। आपसे कुछ ही दिनों पहले जो था वो वजीर आजम ने इस बात का नोटिस दिया था और कहा था कि बजट में कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि नहीं होनी चाहिए थी। और सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना जो है वो इस बात इस तमाम तर मामलात को, जो बजट तजावीज दी गई हैं, इनको रिव्यू भी कर रही है। यूं तो बजट सेशन एक बहुत ही बोरिंग सा जो है वो सेशन समझा जाता है, मगर हमारे पार्लियामेंटेरियंस अपनी कुछ तकारीर से इनको तर्ज के साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले MNA अब्दुल कादिर पटेल ने जो नॉन फाइलर हैं उनके बारे में एक असेंबली में तकरीर करते हुए एक जो थे बड़े इंटरेस्टिंग से जुमले कहे। मैं चाहती हूँ कि वो सुनाए जाएं और उसके बाद हम फिर मजीद इससे बात करते हैं। कुछ चीजें लिखना आप भूल गए हैं जो नॉन फाइलर के लिए और भी लिखी जा सकती हैं। ये अपने नहीं करा सकते, और अगर ये रिश्ता मांगेंगे तो इनको कोई रिश्ता नहीं देगा। ये समोसे खरीदेंगे तो साथ में चटनी नहीं मिलेगी। और चलते हुए ये दो पैरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक पैर से लंगड़ा के चलेंगे ताकि दूर से पता चले कि ये नॉन फाइलर जा रहा है। तो सर ये तमाम चीजें जो है, ये मैंने आइन के वो आर्टिकल भी बताए जिसके ये खिलाफ है। सबके अपने अपने अंदाज, सबके अपने अपने जुमले। और जैसे कि कादिर पटेल ने बड़े इंटरेस्टिंग अंदाज में अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा दिया, और किस तरह नॉन फाइलर्स के लिए कितनी सख्त तजावीज जो है वो रखी गई हैं, कितनी सख्त कड़ी रूल्स बनाए गए हैं, वो भी बता दिया। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि कल PTI की जानिब से एक डेवलपमेंट सामने आई जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी उनका साथ दे, संजीदगी से साथ दे, तो हम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलेंगे और बजट जो मंजूर होना है उसमें जो है वो हम पीपल्स पार्टी हमारा वो बजट मंजूरी में हुकूमत का साथ नहीं दे बल्कि ऑपोजिशन का साथ दे। इस सिलसिले में पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ और असद कैसर की भी बातचीत हुई है। और असद कैसर जो कि PTI के रहनुमा है और एक इंतहाई संजीदा तबीयत के मालिक हैं, उनकी तरफ से ये बात सामने आई। मगर जब राजा परवेज अशरफ से इस बात को पूछा गया तो उन्होंने ये बात कही कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे तो तब हम इस बात को डिस्कस उनसे किया जाएगा। लेकिन जो बजट पर हुकूमत की जानिब से जो हुकूमत के मुखालफीन हैं यानी ऑपोजिशन की जानिब से भी जो है वो तकरीर जारी है। और फिर वही मैंने कहा कि पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो अपनी तकरीर में इस पूरी बजट को कुछ इंटरेस्टिंग भी बना देते हैं। अभी हमने अब्दुल कादिर पटेल की आपको शॉर्ट सुनवाया, उनकी गुफ्तगू सुनवाई। अब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA डॉक्टर निसार जट की आपको सुनवाते हैं कि उन्होंने कल असेंबली में क्या कहा। मैं बाबे बुल्ले शाह के कलाम से खत्म कर दूंगा बात कि बुलिया तेरे शहर विच राज करे शैतान, बुलिया तेरे शहर विच राज करे शैतान, चोर चक्के चौधरी ते टिक टाकर रन प्रधान। मैं बुल्ले शाह वाली बात तो नहीं कहूंगा, वो तो सर फिर कुछ। डॉक्टर ये थे डॉक्टर निसार जट, जो कि हम देखते हैं कि बड़ी धुआंधार तकरीरें करते हैं और जब भी कोई एहतजाज होता है तो बड़ा जम के एहतजाज करते हैं। ये तमाम तर सूरत हाल है। शेर व शायरी भी होती है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी। इस बजट से कोई खास खुश नहीं नजर नहीं आ रही है। डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी कहा कि बहुत सारी चीजें हैं कि जिसमें इग्नोर किया गया, और खासतौर पे कराची के जो तरक्याती फंड्स हैं जो कि जारी करने हैं फेडरल गवर्नमेंट ने, उसको भी नजरअंदाज किया गया। अब ये बजट तजवीज जो है वो रोजाना की बुनियाद पर रिव्यू करती है
सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी और रोजाना की बुनियाद पर इस पर काम किया जाता है, मगर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई गठजोड़ हो पाएगा, ये देखने वाली बात है। बातें तो इस बारे में बहुत ज्यादा की गई हैं और अब अगर असद कैसर की जानिब से ये बात सामने आई है और जो पार्टी के जो सीनियर रहनुमा है, जब उनसे हमने इस बारे में बात की आज, तो उनका ये कहना था कि हम इस बारे में सीरियस हैं, जब भी हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये ऑफर की है। यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि ये वही तहरीक इंसाफ है कि 2 दिन कबल जब बजट आया था, उससे उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मैंने उनसे सवाल पूछा था बानी पीटीआई के हवाले से कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने ये कहा है कि बानी पीटीआई को अगर अदालतों से रिलीफ मिल सकता है तो मैं और मेरी पूरी जमात जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं। इस पर ऑपोजिशन लीडर ने का जवाब ये था कि उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था। तो अब क्या ये गठजोड़ जो है वो हो पाएगा? हमने हमेशा से ये देखा है कि बिलावल भुट्टो ने हमेशा तहरीक इंसाफ की जो ठीक बातें हैं, तहरीक इंसाफ की जो बातें हैं, उनमें हमेशा उनका साथ दिया है, तनकीद बराए तनकीद नहीं की। और ये भी कहा है कि ये रिवायत खत्म होनी चाहिए कि आज मेरी बारी है तो कल किसी और की बारी है, क्योंकि इसका खमियाजा हमारे आने वाली नस्लों को भुगतना पड़ता है और ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। हम बजट में क्या होने वाला है और सारा दिन असम्बली में क्या हो रहा है, किस तरह की तकरीर हो रही है, क्या कोई गठजोड़ हो पाएगा, क्या हुकूमत को कोई सरप्राइज मिल पाएगा, हम इस बारे में मजीद भी बात करेंगे। मगर यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जैसे ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा था हम बात करेंगे पीटीआई ने जो एक ऑफर की है बजट के सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असेंबली अली सरफराज। अली, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। और कल असद कैसर ने हमने ये एक चीज देखी थी कि तहरीक इंसाफ के सामने की तरफ से एक बड़ी पॉजिटिव चीज सामने आई, जो कि तहरीक इंसाफ की सियासत का मिजाज का हिस्सा नहीं है, कि उन्होंने ये कहा कि हम अगर पीपल्स पार्टी संजीदा हो तो हम पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये जो बजट का बिल है हम इसको अपोज करेंगे। तो अब ये बात कहाँ खड़ी है और इसमें तहरीक इंसाफ की जानिब से कितनी संजीदगी है? हम तो अपोजिशन की जमात हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से बजट को डायसेक्ट भी कर रहे हैं और इस बजट में कोई मेरे ख्याल है हजारों नहीं लाखों खामियां हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी इस दौरान एक बात की थी कि वो इस बजट को रिजेक्ट करते हैं। तो हमने उनको एक ऑफर दी थी, उन्होंने कि अगर आपको भी लगता है कि ये बजट रिजेक्ट करने के, वैसे तो पीपल्स पार्टी इनके साथ इत्तेहादी है, लेकिन अगर वो भी चीख उठे हैं तो हमने उनको कहा था कि आप इस बजट को पास ना करें, इसके हक में आप वोट ना दें, हम भी नहीं देते। तो ठीक बात है, अगर पीपल्स पार्टी खोल के सामने आती है और वाकई अगर ये ड्रामा नहीं है कौम के साथ इस वक्त हुकूमत इनके साथ नून लीग के एंजॉय करना और बाद में कौम को ये इस किस्म का कोई इंप्रेशन देना कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के इस इकदाम के खिलाफ है या बजट में जो कुछ हो रहा है उसको सपोर्ट नहीं कर रही, तो अगर वो वाकई ऐसा फील करते हैं तो बजट को पास ना करें, हम उनके साथ हैं। हम तो पहले ही शोर मचा रहे हैं, असल हकीकी ऑपोजिशन तो बजट को पास पीपल्स पार्टी जो है वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना बहुत ही एक तरीके से प्ले करती है। कल राजा परवेज अशरफ और असद कैसर की मुलाकात भी हुई, लेकिन वो मुलाकात बस एक लॉबी पे चलते फिरते हुई। और जब राजा परवेज अशरफ से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब आएंगे तो हम उनसे इस सिलसिले में बात करेंगे।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने कादिर पटेल का एक शॉर्ट भी सुनवाया था, और आज भी हम कौमी असम्बली में देख रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब तकरीर कर रही होती है उनके पार्लियामेंटेरियन, तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो हुकूमती बेंचों से नहीं बल्कि वो ऑपोजिशन बेंचों से कोई तकरीर हो रही है, यानी वो बजट के इतने खिलाफ है। शादिया मरी ने जैसे ही बजट आया बेनजीर असल में खिलाफ पीपल्स बात पार्टी की। का इसके अलावा मुत्तहदा ये जो कौमी मूवमेंट भी हमें बजट के बहुत ज्यादा अगेंस्ट नजर आ रही है। ये तो बात हो गई इत्तेहादियों की। खुद वजीर आजम ने ये बात कही कि बजट के अंदर बहुत सारी खामियां हैं। तो अगर इतनी खामियां थी तो बजट दूर लाने करें ना जी, बजट की खामियां ऑपोजिशन ने दूर फौरन बजट आ रहा है। और फिर हुकूमत की अगर कारकर्दगी इतनी बेहतर है तो इतना खराब फाइनेंस बिल कैसे टेबल कर दिया गया? बेनजीर बात यह है कि जब नाअहल लोगों के हाथ में हुकूमत जबरदस्ती थमा दी जाए तो यही होता है। वजीर आजमों का क्या काम है कि वो भी एहतजाज करे कि बजट ठीक नहीं है, तो हमने तो ठीक नहीं करना ना। अब जिन्होंने हुकूमत इनको दी है या जिनके पास हुकूमत है, अब ये सारी जमातें मिल के जो मैस 2000 इमरान खान के दौर के बाद से जो कुछ हो रहा है वो सारी एक मिली भगत है, सारी जमातें उसमें एक हैं। आज अब कौम को बेवकूफ, पीपल्स पार्टी अगर शोर मचा रही है तो वो सिंध में नहरों के मामले से शुरू हुआ मामला, अब वो शक्कर और हैदराबाद मोटरवे उनको चाहिए, वो तो अपनी अपनी इनकी वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, डिमांड्स हैं। जब डिमांड पूरी हो जाएगी तो उसके बाद ये चुप कर जाएंगे। मुल्क का तो इनमें से किसी को भी दर्द नहीं है। अगर ऐसी को बात थी और अगर कोई ऐसी तकलीफ देखे बजट के अंदर, तो तनख्वाहदार तबका तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ज़राअत का बेड़ा गर्क हो चुका है, बजट के नंबर्स भी फज हैं, सब झूठ का एक पलंदा है। और जिस तरीके से अगर ये इनकी अपनी फिगर्स के हिसाब से देखा जाए तो 1.5% 3 साल की एवरेज ग्रोथ बनती है, और ये 6.5% वाले हुकूमत जिसका जीडीपी ग्रोथ थी खान साहब के जमाने में, उसके बाद ये अब 1.5%, और ये आए थे इस मुल्क की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए बकौल इनके। तो आपके सामने हालात, एफबीआर जिस तरीके से पुलिसिंग कर रही है, उनको जो इख्तियारात दे रहे हैं कि जी अगर किसी एफबीआर के किसी इंस्पेक्टर को शक भी हो जाए कि आपने कोई चोरी की है तो आपको 14 दिन के लिए अंदर कर सकते हैं। ये सारे टूल्स हैं, बिजनेसमैन को भी ये तंग करेंगे। तनख्वाहों में इन्फ्लेशन इंतहा पे पहुंची हुई है। अभी ईरान की वॉर की बात हो रही कि पेट्रोल की कीमतें इस हुकूमत की बला से इन्होंने 100 रुपए से ऊपर तो पीडीएल लगा दी है। पेट्रोल की कीमत तो जंग और नो जंग वैसे ही आसमानों से बातें कर रही है, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन कर करके इन्होंने हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। तो जिन लोग, अब वो रेडी वाले को भी उतना ही टैक्स ठोक रहा है जितना एक इंडस्ट्रियलिस्ट को ठोक रहा है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 3 साल से आपकी नेगेटिव ग्रोथ में है, बेड़ा गर्क तो इन्होंने पाकिस्तान का कर ही दिया है। अब ये ड्रामा कर रहे हैं, जो नूरा कुश्ती कर रहे हैं, उसकी हमें तो समझ नहीं आती। हमारी जमात ने जो इनको वॉलंटियर हमने ऑफर दी है कि भाई अगर एमक्यूएम, मैं आज फाइनेंस कमेटी के अंदर बैठा था, एमक्यूएम वाले तो बिल्कुल बजट पास करने के लिए बैठे हुए। एमक्यूएम ने तो कोई ऐसी बात वहां नहीं की। एमक्यूएम के मेंबर तो बार बार कहते थे, अच्छा वहां पे चेयरमैन एफबीआर भी बैठे थे, फाइनेंस मिनिस्टर भी बैठे थे, हम जिस चीज के ऊपर उनको कहते थे कि ये क्या हो जी, ये तो कमिटमेंट है। अब हर चीज पे तो कमिटमेंट करी बैठे हैं। 35,000 अरब का जब इन्होंने लोन ले लिया इन 3 सालों के अंदर, तो उसके बाद अब हर चीज पे तो अपने हाथ काट के दिए हुए हैं। जो बात पूछो उसमें कमिटमेंट। एक बिला वजह की डिलिब्रेशन फाइनेंस कमेटी में पिछले 6-7 दिनों से हो रही है। कहीं पे भी अमेंड में कट मोशंस दे देंगे, अमेंड में अपनी अमेंडमेंट सबमिट कर देंगे, लेकिन गवर्नमेंट के तो जो बात हो तो चेयरमैन एफबीआर साहब को उन्होंने सामने बिठाया हुआ है, वो फाइनेंस मिनिस्टर से ज्यादा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और हर बात के ऊपर एक ही जवाब है कि जी ये तो पहले से डिसाइडेड था। अब एफबीआर की दुकान चलेगी। अब जब भी किसी और फैक्ट्रियों में लोगों की, अगर आप वहां पे एफबीआर के बंदे पुलिसिंग के लिए बिठाएंगे, ये दुनिया में किस जगह पे होता है? वहां पे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ एफबीआर के मुलाजमों का रेट अच्छा मिलेगा, और लोगों को गवर्नमेंट, जब भी इस किस्म की पुलिसिंग पिछले 2 अदवार में हुई है, कभी भी फेडरल गवर्नमेंट एक्सचेकर को फायदा नहीं हुआ। हमेशा रेवेन्यू कलेक्शन नीचे जाती है, क्योंकि जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल जाती हैं आपको बिजनेसमैन को तंग करने के लिए, तो आपके एफबीआर का मुलाजिम जाता है बिजनेसमैन की गर्दन पे जाके छुरी रखता है, उसको डराता है, और अंडर द टेबल उससे पैसे लेके सरकार को तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। पता नहीं किस बेवकूफ ने इनको ये आइडियाज दिए, जिस किस्म के आइडिया से मुल्क चला, जो रही सही कसर है वो भी निकल जाएगी। ज़राअत की आपकी सारी क्रॉप फेल हो गई है, किसान आपका बिल्कुल तबाह हो गया है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो गई है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो भी मेरे ख्याल में फारग ही होने वाली है। आपके अब गधे बढ़ रहे हैं और आपका लाइफ स्टॉक बढ़ रहा है, फिशरीज बढ़ रहा है, और वो भी नंबर्स जो कि वेरीफाइबल नहीं है।
आप ज़रात की बात करें तो ज़रात पर मैंने ये देखा है कि तहरीक-ए-इंसाफ ने बहुत हार्ड लाइन ली हुई है और वही हार्ड लाइन फॉलो ली हुई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, क्योंकि हमने देखा कि जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी नदीम अफजल, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने भी तकरीबन यही बात की कि फूड सिक्योरिटी का मसला हो जाएगा, ज़रात में कमी हो गई। फिर आपकी जानिब से ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अलावा और जो आपके लीडर्स हैं, शेख वकास अकरम ने फौरी तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने भी ज़रात के बारे में यही कहा। शिबली फराज ने भी ज़रात, आप दोनों की लाइन जो है वो ज़रात को लेकर पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। ज़रात हो, इंडस्ट्री हो, ये सारी चीजें तो दीवार पे लिखी हैं, पता तो सारों को है। बात तो सारी इतनी है, अगर हम ऑपोजिशन वाले ये बात करते हैं तो हम तो अच्छे लगते हैं, हमने तो बजट के हक में वोट नहीं देने, ना ही हमने इस किस किस्म का बजट पास कराने में कोई इनकी मदद करनी है। अब बात यह है कि ये एमकेएम वाले और पीपल्स पार्टी वाले, एमकेएम तो खासतौर पे बिल्कुल ही ड्रामा है वहां पे, उनका तो उनकी तरफ से तो एक भी नेगेटिव कमेंट भी नहीं आया। फाइनेंस कमेटी के अंदर भी जहां पे बात रुकती थी, एमकेएम के मेंबर कहते थे चले चले इसको भागे चलाएं, इसको भागे चलाएं, जैसे उनको हुकूमत से भी ज्यादा जल्दी है बजट पास करवाने की। रही बात पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंसों की हद तक बात ना करे, पीपल्स पार्टी मैदान में आए। अगर वाकई मुल्क दुश्मन जमात नहीं है और अगर इनका इस बजट से कोई ताल्लुक नहीं है तो बजट को अपोज करें। अगर इन्होंने वोट करके ये बजट पास करा दिया तो कहां खड़ी होगी पीपल्स पार्टी? अगर इनके वोट फिर हुकूमत को मिल गए, दो चार चीजें उन्होंने इनके मुंह बंद करने के लिए इनको दे दी और उसके बाद इन्होंने यही मौत का परवाना साइन करके हमारी कौम को तबाह करने में पूरा अपना हिस्सा डाल दिया, तो कहां जाएंगी इनकी तकरीरें? बिल्कुल। अच्छा अली, एक और भी चीज है कि अब आप देख रहे हैं कि ये खत्ते की बदलती हुई सूरत हाल और ईरान और इसराइल के अंदर जो जंग छिड़ गई है, इसमें अब आप क्या देख रहे हैं, इसके पाकिस्तान पर क्या असरात जो है वो मुरतब होंगे? का स्टांस तो हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान तो इजराइल के एग्जिस्टेंस को भी नहीं मानता, लेकिन अब ओआईसी कंट्रीज जो हैं उन्होंने, वो तो सिर्फ नाम की रह गई है ना, अब एक एक करके इजराइल अपनी एट्रोसिटीज कर रहा है और एक एक करके मुसलमान मुल्कों पे हमले करी जा रहा है और मुसलमान मुल्क जो हैं वो सब के सब अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपनी अपने जोग्राफियाई फायदे देखते हैं और कभी भी मौके पे वो कभी किसी के साथ खड़े नहीं होते। इजराइल के ऊपर बड़ी क्रिटिसिज्म हो रही है क्योंकि उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके जिस तरह ईरान में अटैक किया, लेकिन ये अटैक भी बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, बिकॉज ऑफ उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम की प्रोलिफरेशन का प्रोग्राम था और अमेरिका चाहता है कि वो ईरान में रिजीम चेंज करे। 2 दिन तक जब अटैक ईरान पे होते रहे तो अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं आया और वो सिर्फ देख ये रहे थे कि अगर इजराइल ईरान पे चढ़ गया पूरे तरीके से तो कोई बयान नहीं आएगा। लेकिन जब आगे से रिटेलिएटरी एक्शन हुआ ईरान की तरफ से, वो बड़ी रिजिलियंट कौम है, इतने सारे लीडरों के मरने के बावजूद जब उन्होंने जबरदस्त किस्म का इजराइल को जवाब दिया तो उसके बाद अमेरिका सरकार को भी जरूरत महसूस होने लग पड़ी कि वो भी ये बात करें कि नहीं जी अब इनको सुलह कर लेनी चाहिए, जैसे इंडिया और पाकिस्तान की हमने सुलह कराई थी। अब ईरान वालों को भी समझने की जरूरत है, ईरान का बड़े ताल्लुकात थे इंडिया के साथ। अब इस जंग के अंदर ईरान को भी ये बात समझ आ रही है, बड़ी बिलेटेड समझ तो उनको आ रही है लेकिन बड़ी देर से, कि इंडिया इस जंग में कहां खड़ा है। इंडिया एलाय है इजराइल का, हमारे साथ भी जब हमारे पे भी अटैक हुआ तो इजराइल के वेपन्स इस्तेमाल हुए थे उस वॉर के अंदर, वो तो इंडिया को आगे से जवाब करारा मिल गया। तो अब आप क्या समझते हैं हमारा प्रॉब्लम? पता क्या हमारा प्रॉब्लम ये है, अमेरिका इसको सपोर्ट, अमेरिका ने के सदर ट्रंप के जो आज के बयानात हैं वो बड़े क्लियर हैं कि इजराइल अभी आगे और अटैक्स करेगा, वो तो एक किस्म का चिढ़ाने वाली बात हुई। लेकिन मैं आपको बता दूं ये जंग बहुत ज्यादा देर चल नहीं सकेगी। उसकी वजह यह है कि जो आपकी पर्शियन गल्फ है उस पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस जो है वहां से 33% ऑफ द ट्रेड इज डन थ्रू दैट ट्रेड रूट। अब उसके अंदर पिछली साइड पे पर्शियन गल्फ के अंदर आपका यूएई है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, इन सारे मुल्कों की ट्रेड जब रुकेगी, जो कि कोशिश कर सकता है ईरान फाइनली डिसाइड कर सकता है कि सामने ओमान है और एक तरफ जो गल्फ ऑफ ओमान है उसकी एक तरफ ईरान है, अगर वो उसको बंद कर दे तो ये सारे मुल्कों की चीखें निकल जाएंगी। हमारे आज की तारीख में हमारे बलूचिस्तान, अब ईरान बॉर्डर पाकिस्तान के साथ तकरीबन सारा बंद हो गया, तुफ्तान बॉर्डर खुला है जहां से आपकी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ट्रेड हो रही है और आपकी फ्यूल की सप्लाई बलूचिस्तान और सिंध में
ऑलरेडी कम होनी शुरू हो गई है। लेकिन ये हमारी हुकूमत का कमाल देखें कि इन्होंने जो एक 100 रुपए से ऊपर पीडीएल लेवी लगाई है। अगर 250 रुपए का पेट्रोल है ना, तो उसमें 120 रुपए 130 रुपए तो टैक्स है डिफरेंट मदों में मिला के। अब उसके ऊपर से अगर पेट्रोल की सप्लाई लाइन पीछे से बंद हो गई तो पाकिस्तान जाएगा कहां? अगर एक मंडी में टींडे टमाटर भी कोई चीज आनी है ना मंडी में बिकने के लिए, तो उन टींडों ने और टमाटरों ने भी गाड़ी में बैठ के ही आना है और पेट्रोल की वहां पे इस्तेमाल होगा। अब फ्यूल अली, अभी प्राइसेस आपने- को जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस जी। लगा के अली, अभी आपने ये कहा कि पाकिस्तान की इंडिया ने जब अटैक किया करने की कोशिश की पाकिस्तान के ऊपर, तो इंडिया को करारा जवाब मिल गया। अब वो करारा जवाब मिला हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। मगर एक मुझे जो है वो तहरीक इंसाफ से बड़ा शिकवा है कि तहरीक इंसाफ ने अभी आप देख रहे हैं कि संडे को जो है संडे को या बिल्कुल। सैटरडे को एक बड़ा मुजाहिरा किया है अमेरिका में ओवरसीज देखिए अमेरिका के मुजाहिर, देखिए मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस वक्त में ये चीज जो है वो करनी जरूरी थी कि जब आमिर देखिए जी मेरी वहाँ पे दौरे गुजारिश, पर मेरी गए गुजारिश थे सुनिए। और इस तरह का मेरी ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर है ना, उनसे मैं बड़ा तंग हूं। लोगों को शर्म नहीं आती है बात करते हुए। पीटीआई वो जमात है, पीटीआई का कोई ओहदेदार, मैं पीटीआई का एमएनए हूं, मुझे नहीं पता कि अमेरिका में कौन सा मुजाहरा हुआ है। अब भाई अब इतनी सारी दुनिया है, अगर किसी जगह पे कोई मुजाहरे होते हैं तो उसका मतलब हर चीज का मतलब ये नहीं है अपने बंदे खड़े करके मुजाहरे कराई जाए। व्हाट्सएप के किसी अंदर जिम्मेदार पड़ा हुआ है, शख्स ने, किसी ऑफिशियल पार्टी के आपके ओहदेदार ट्विटर ने। अकाउंट पे पड़ा हुआ है पीटीआई के। बीबी मेरी बात सुने, सोशल फुटेज तो देखें, फुटेज पड़ी उन्हीं और बात है, वो तो एक हकीकत है। अब आपके टीवी पे कौन कौन सी खबरें नहीं दिखाते? अब हर खबर आप अच्छी तो नहीं दिखाते। मीडिया का जमाना है, खबरों का जमाना है। खबर जो भी हो, अच्छी बुरी खबर सिर्फ शेयर कर देना या खबर को देख लेना। अब अगर सड़क पे अगर कोई डकैती हो रही है और उसकी किसी ने वीडियो बना ली है, तो मैं अपने फोन से शेयर नहीं कर सकता, देखो मैंने डकैती देखी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इससे क्या साबित होता है? किसी पार्टी के ओहदेदार ने कोई कॉल नहीं दी। देखिए मेरी बात सुने, देखिए बेनजीर मेरी गुजारिश तो सुने। मुझे आप ये बताएं, ये अननोन बंदे इस बात को कह रहे हैं। इसी तरह सर कैसर ने भी ये बात कही कि आप ये बताएं कि मतलब इसका मतलब है कि जो आपकी सोशल मीडिया टीम है वो आपसे राब्ते में ही नहीं है। सोशल भाई मीडिया हमारी टीम जो है सोशल वो मीडिया टीम, मैंने आपको बड़ी दफा बताया है, पहले भी बताया कि हमारी पेड सोशल मीडिया टीम ये नालायक नून लीग की तरह नहीं है, गिने चुने बंदे जिनको को कंट्रोल कर ले। ये एक जनरल पब्लिक सपोर्ट है इमरान खान के साथ। पीटीआई के तो वॉलंटियर्स करोड़ों में बैठे हैं, किस किस को जाके आप रोकेंगे? उनके अपने ज़हन है। अब बहुत सारी चीजें जो यूथ है, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, उनके अपने भी तो ज़हन है ना, बट दैट इज नॉट द पार्टी पॉलिसी। अगर कोई बंदा पीटीआई को पसंद करता है और वो अपना किसी जगह पे एक इंडिपेंडेंट ख्याल का इजहार करता है। जी अली, मैं स्पेसिफिकली जिक्र कर रही हूँ आपकी जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं। अभी आपने हमारे चैनल की बात की, तो अगर हमारे चैनल से जब तक हमारी हायर अथॉरिटीज नहीं चाहेंगी तो कोई भी फुटेज, कोई भी खबर कभी भी ऑन एयर नहीं हो सकती। तो मैं आपसे वो बात कर रही हूँ कि ऑफिशियल अकाउंट्स में गुजारिश सुने। आपको वो दिन भूल गया जब कौमी असेंबली के अंदर एक ऐसे वजीर आजम को, जिसको हम समझते हैं कि वो अपने हल्के का इलेक्शन आ रहा हुआ है और बिल्कुल मुसल्लत करदा वजीर आजम है, उसकी तकरीर हुई जब इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई और सारी पीटीआई ने असेंबली में बैठ के उस शख्स को कुछ घंटों के लिए अपने ज़हन में, सिर्फ इसलिए कि इंडिया को या इंटरनेशनल वर्ल्ड को कोई गलत मैसेज ना जाए, उस वजीर आजम की पूरी तकरीर भी सुनी। और ना सिर्फ तकरीर सुनी, दिल पे पत्थर रख के, हालांकि उसकी बातें हमें पता था सारी जालसाजी है, उसके बावजूद टेबल भी बजाए। हम कभी भी पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ तो नहीं। ये इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई, वजीर आजम को फ्लोर ऑफ द हाउस में पीटीआई को अप्रिशिएट किया उन्होंने कि जी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, मुझे पता है इनके दिल में बड़ी तकलीफें हैं, लेकिन वो सारी पसे पुश्त रख के इन्होंने पूरे अपने मुल्क के बेहतरीन दिफा में पूरी हमें सपोर्ट दी। गवर्नमेंट को दी कि नहीं दी? अब उस चीज को आप इग्नोर करें। आपको मैं आप कहते हैं सोशल मीडिया अकाउंट में एक इवेंट को कभी भी गवर्नमेंट को है ना खुल के अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कमाल है और गवर्नमेंट ने किया क्या है? गवर्नमेंट ने किया क्या? गवर्नमेंट ने किया क्या? मुझे बताएं, गवर्नमेंट ने क्या किया है? बेनजीर मेरी बात सुने, लेट्स बी फेयर। गवर्नमेंट ने क्या किया है?
दिल पे छुरियां तो हमारे चली हुई थी, मारे तो हमें पड़ी हुई थी। हमने एक नकारात्मक गवर्नमेंट को उस पूरी जंग के अंदर पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने किया क्या है ऐसा कि उनके लिए कमाल किया जाए? आर्म्ड फोर्सेस ने जो अपना काम किया है, जिसकी अप्रिसिएशन बनती है उसकी बनती है। गवर्नमेंट को हमने सपोर्ट दी। गवर्नमेंट को हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि जब जंग हुई तो हमने बीच में अपनी किसी लड़ाई का जिक्र भी नहीं किया। अब गवर्नमेंट ने वहां जाके कौन सा, नवाज शरीफ साहब ने क्या गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करें कि नवाज शरीफ साहब ने जंग का डिजाइन बनाया? ये करें जो नॉनसेंस सारा दिन हम सुनते रहते हैं। किस किस्म की अप्रिसिएशन चाहिए? हम भी तो उतना ही हिस्सा थे। ये जंग दो मुल्कों की थी, पाकिस्तानी आपकी बात को अप्रिशिएट कर रही हूँ, हमारा भी इतना रोल है। तो देखिए ना, असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि उस वक्त जब जंग हो रही थी, जैसे मुझे मेरा लीडर अजीज है, यानी उन्होंने नवाज शरीफ की बात की, उसी तरह इस वक्त मुझे जो है वो आप उस दिन की एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त अता तारड़ ने तकरीर की थी, अता तारड़ से अगली, बेनजीर सुने तो सही, अता तारड़ से बिल्कुल अगली तकरीर मेरी थी। अता तारड़ ने कहा कि ये पीटीआई के जितने दोस्त हैं ये सारों को मैं आज जिंदाबाद कहता हूं। बिल्कुल कहा। उसकी तकरीर के 2 मिनट के बाद मैंने तकरीर की, मैंने कहा कि आज हम भी कोई तफरीक नहीं करेंगे फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की। तकरीर में उठा के देख ले, अता साहब आप भी जिंदाबाद हैं। ये मेरी तकरीर के वर्ड हैं जिसमें मैंने अता तारड़ का नाम लेके उनको कहा कि आप भी जिंदाबाद हैं। उस दिन तो सारे एक दूसरे को जिंदाबाद कह रहे थे, आपने भी उनको अप्रिशिएट किया। अच्छा, तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो उसमें मुलाकात हुई है, देखिए, सुने देखिए मेरी बात सुने। जो बहन है उस दिन जब जंग हो रही थी, नौरीन ने आके बाहर ये बात कही है कि जो आप लोगों का एक एहतजाज होने वाला था, वो एहतजाज 2 हफ्ते के लिए मौखर कर दिया गया है क्योंकि खित्ते के और दुनिया के हालात जो है वो बेहतर नहीं है और ईरान के अंदर जंग चल रही है। देखिए मेरी बात सुने। अब आपकी जब ये एहतजाज होने वाला था तो हम देख रहे थे कि अली अमीन गड्ढापुर आए थे और अली अमीन गड्ढापुर ने ये कहा था कि गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और अब किसी भी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो क्या 2 हफ्ते बाद फिर पीटीआई उसी में आ जाएगी? ये बहुत अच्छी बात है कि पीटीआई जो है वक्त के साथ साथ। मुझे आप एक बात बताइए, मुझे आप बात बताइए, आपको सबको ये पीटीआई नजर आती है, मुझे इस बात का आप जवाब दें। हमने अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करना बेशर्मों की तरह जिनको लाके हमने हुकूमत में बिठा दिया है, सिर्फ हमने उनके लेक्चर सुनने। जब जंग हो रही थी और पीटीआई गवर्नमेंट के साथ खड़ी थी, उस वक्त भी पीटीआई के लोगों के घरों पे डाके मारे जा रहे थे और रेड किए जा रहे थे। हमने, आपके ख्याल में अगर इंडिया से हम जंग जीत गए, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है। मैं भी वो जंग उतनी जीता हूं जितनी नून लीग वाले जीते हैं, ऐसा पाकिस्तानी हमने भी उतनी सेलिब्रेशन की है। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अब क्या हमारा हक ये बनता है कि हम उधर से एक पार्टी जो कि मजलूम पार्टी है, जिनका मैंडेट चोरी हुआ है, वो आपको जंग में आपको लगे कि जंग लग गई है और आपका एटीट्यूड ये हो जाए। मैंने उस दिन पता क्या कहा था अपनी तकरीर में? मैंने कहा था कि जनाब अली, हमारी मजबूरी है कि हमें अपनी मिट्टी से प्यार है, हमें पाकिस्तान से प्यार है। जो जुल्म पाकिस्तान में आप हम पे कर रहे हैं उसका जवाब हम आपको ऐसे नहीं दे सकते कि हम इंडिया के साथ मिलके इंडिया के गुण गाने लग पड़े। आप हमें मारी भी जाएं तो हमने पाकिस्तान जिंदाबाद ही कहना है और हमने वही किया। लेकिन किसी को शर्म नहीं आई कि जिस वक्त हम लोग ये तकरीरें कर रहे थे अपने मुल्क के हक में, उस वक्त हमारे घरों पर रेड हो रहे थे। बहुत शुक्रिया अली सरफराज आपका कि आपने हमें जो है वो ऑपोजिशन का मौक़िफ़ इतना तफसीलन बताया। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपने जाने वालों को बहुत ज्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।